तो देखो जी आज के कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज ऑल अबाउट योर लॉरेंज फोर्स। concept of magnetic Lorentz। मैग्नेटिक लॉरेंज आखिर ये मैग्नेटिक लॉरेंज आप लोग कहो कि लॉरेंज फोर्स होता है। मान लो जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ रखें। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वेलोसिटी होने की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ वेव फील्ड, मान लीजिए आपके पास एक वेव फील्ड है। अगर ये वेव फील्ड है, सपोज हमारे पास एक वेव फील्ड है, ये रहा आपके पास एक वेव फील्ड और ये रहा मान लो जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल का एक वेलोसिटी और वेव फील्ड आपस में एक थीटा एंगल फॉर्म करता है, चार्ज है पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर काम करता है, या आप लास्ट में पढ़ चुके हैं Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B, सही है? यस सर। Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B। अगर हमारे पास वेव फील्ड हुआ तो फोर्स इस तरह से लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अगर मान लो हमारे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे एनवायरनमेंट में अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को आगे जाके दोनों को मिला दें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ले लिए, तो इस चार्ज पे लगेगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या उस इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हैं QE। हाँ यस यस। ठीक है। अब मान लो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्टिकुलर जगह मान लीजिए, स्पेस मान लीजिए, जहां दोनों फील्ड एक साथ मौजूद, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मौजूद है। एक E and D both are present, अगर दोनों एक साथ मौजूद। अच्छा, अगर दोनों एक साथ मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नियम कानून से इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पे लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस नियम कानून से मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे लगाएगा। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़े हैं ना कि फोर्स वेक्टर है, तो अगर हम नेट फोर्स निकालने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा? एकदम सिंपल तरीका। देखो जैसे फोर्स लिखे यहाँ पे, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो QE लिख देंगे, और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B लिख देंगे। ठीक है, दैट पर्टिकुलर नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जो आपके सामने बोला जाता है, दैट इज द रियल कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर रिजल्टेंट, व्हाट इज वेक्टर रिजल्टेंट, उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसको आप कहते हैं लॉरेंज। तो जब आप बोलेंगे लॉरेंज फोर्स, तो एक ऐसे एनवायरनमेंट का डिस्कशन होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली मौजूद है। तो आपके चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स काम करेगा वो दो कारण से काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको आप QE से सोचें। कुछ भी मत ऐसा परेशान मत होने लगना था कि सर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या करें। अरे भाई, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक दौड़ाई देना पड़ा है। जो यहाँ सीखा है यहाँ लगेगा, जो यहाँ सीखा है यहाँ लगेगा। फाइनल आंसर दोनों का वेक्टर सम होगा, बस एक का फाइनल आंसर जो है वो दोनों का वेक्टर सम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका वेक्टर सम होगा। जो फाइनल नेट फोर्स आएगा उसको आप लॉरेंज फोर्स करेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे इस पे आपको कुछ काम है, सपोज इस पे आपको है कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, क्या करोगे, नोट्स करते चलिए क्या। जब आप ऐसे ही लिखते चलेंगे, एक स्लाइड करते रहेंगे, आप बस इतना पेस मेंटेन रखिएगा कि जब तक हम इसको भरेंगे आप इसको नोट। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स भी आप कैरी करें। सपोज हमारे पास एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल हम एक एलियन रीजन, मान लीजिए आपके पास कोई एक एनवायरनमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 I कैप, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है B0 J कैप प्लस B0 K कैप, और जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज का वैल्यू है आपका Q0।
जिस वेलोसिटी से आप इस एनवायरनमेंट में फेंके हैं दैट इज अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। तुमसे बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज। देखो कितना सिंपल, एकदम सिंपल रखा है क्या क्वेश्चन, अभी ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं। अब देखो स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, स्टूडेंट क्यों परेशान हो जाएगा, फालतू का परेशान हो जाएगा। वो देखा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज है, वेलोसिटी है, तो नेट फोर्स कैसे निकालें। आपको क्यों परेशान होना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़िए, चार्ज को पकड़िए, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए। आप चार्ज, वेलोसिटी और फील्ड इन तीनों को पकड़िए, मैग्नेटिक फोर्स लिखिए और फिर बैकवर्ड सम करके फाइनल आंसर दीजिए, बस यही काम। तो देखो जैसे अगर हम लोग चार्ज को, अच्छा एक बात और, मान लीजिए आप है ना साथ में नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लो हम इधर भी पूछ रहे हैं उधर भी आप लिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, वेट कर लेना, हमको बता लेते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग रोक देंगे फिर आप लिखें, ठीक है। समझना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि छापने पे पूरा ध्यान रखते हैं और पता चला इधर का कंटेंट ही चला, तो इस बात पर ये ज़्यादा ही। जब आप इसका आंसर क्राफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स को इंडिपेंडेंट वे से सीधा Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करें। तो क्या हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो ये Q नॉट E नॉट I कैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो है क्या फर्क, आपको ये दोनों पकड़ना है, अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लिख देना। अब जब आप मैग्नेटिक फोर्स लिखें तो आप Q ही क्रॉस B करें, तो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं उसको आप यूज कर लीजिए। पहले तो यहाँ Q नॉट लिख लीजिए, वेलोसिटी आपके पास है अल्फा जे कैप एंड बीटा के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा आपको B नॉट जे कैप प्लस B नॉट के कैप के साथ। देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत होगा भूलिएगा मत। ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ रख दिए Q नॉट, चलो देखिए अल्फा इंटू बीटा बी नॉट, अल्फा इंटू बी नॉट आई कैप क्रॉस आई, सॉरी जे कैप जो जे कैप जीरो हो गया, अल्फा इंटू बी नॉट आई जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, तो एक टर्म आ गया हम लोगों का अल्फा बी नॉट आई कैप, ठीक है। अगला बीटा बी नॉट के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, तो ये हो गया हम लोगों का बीटा बी नॉट माइनस आई कैप, और दूसरा वाला जीरो होगा के कैप खत्म। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, तो Q नॉट अल्फा बीटा माइनस बीटा बी नॉट, सॉरी क्यों, और यहाँ आई कैप, सॉरी बी नॉट यहाँ नॉट होगा ना, थोड़ा बीटा बी नॉट ना, सही है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा इसके कैलकुलेशन में आप भूल जाए कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचर का रूल है, ग्रेविटेशन किसी पे फोर्स लगा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब, इलेक्ट्रिसिटी किसी पे फोर्स लगा रहा है तो उसको मैग्नेटिज्म ग्रेविटेशन से कोई मतलब, सब अपना अपना काम करता है। हाँ भाई अब मेरे बॉडी पे मान लीजिए 5 तरह का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन भी लगा रहा है, इलेक्ट्रिक भी लगा रहा है, मैग्नेटिक भी लगा रहा है, तो मेरे बॉडी पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे, दैट इज सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका वेक्टर सम, ठीक है। तो आप ये फोर्स निकालिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना सोचिए, जब आप है इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ना सोचिए, दोनों निकल गया। अब आपको नेट फोर्स चाहिए, अब आपको चाहिए एफ नेट, तो जब आपको एफ नेट वेक्टर चाहिए तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है उन दोनों का वेक्टर सम कर लें, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, Q नॉट E नॉट आई कैप प्लस इसमें से देखो बीटा नॉट 12, Q नॉट B नॉट अल्फा माइनस बीटा अंदर, ये भी आई कैप, दोनों आई कैप में है तो आप इसको सिंपली Q नॉट E नॉट प्लस Q नॉट B नॉट अल्फा माइनस बीटा आप लिख सकते हैं आई कैप। अब इतना बड़ा बड़ा आंसर देख के स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, ये कहां से आया, कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नेटिक, ठीक है, जैसे रहेगा वैसे। चलिए नोट कीजिए यहाँ पर, उसके बाद डायरेक्शन में कुछ और टर्म्स को ऐड,
तो देखो जैसे लास्ट में जो क्लास में डिस्कस किए थे उसमें आप मैंने डायरेक्शन के बारे में सीखे थे। आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो आप सीख के गए हैं वो है Q E क्रॉस B। वो तरीका था इस पर्टिकुलर फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। एक तरीका था आप राइट हैंड थंब रूल लगाते थे जिसमें अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप वेलोसिटी से विपरीत की तरफ कर्ल करते थे, तो जो थंब का डायरेक्शन आता था वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, नेगेटिव अपोजिट। और दूसरा था आप ऐसे राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, ये सारा फिंगर्स किधर होता था? विपरीत की तरफ, और ये थंब किधर होता था? वेलोसिटी की तरफ। तो ये जो पाम है वो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स करता है, ठीक है। अब देखो, और आप डायरेक्शन ऑफ ई जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन QE है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो E की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो E के अपोजिट, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, सबको ध्यान लगाओ, ठीक है। थोड़ा यहाँ देखो ना, मान लो जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ y एक्सिस की तरफ। सोच के बताओ अब इसके, और इसका वेलोसिटी है z की तरफ, ठीक है। सोच के इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कितना है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ यहाँ देखिए x y z x एक्सिस, हां सही है। हां, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हां, अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ y क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो आपको मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है वो वेलोसिटी और v दोनों पे परपेंडिकुलर। आप पढ़े हैं, जैसे पूरा कॉपी भर के गए, ठीक है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और v पे दोनों पे परपेंडिकुलर है तो y और z में तो होगा नहीं, जो भी होगा किधर होगा? x में होगा, या प्लस x होगा या माइनस x होगा। नहीं समझ पा रहा, ये पढ़ा है? अच्छा चलो, तुम अपना राइट हैंड रूल लिखो तो वो ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन, समझा? वहां किसी का नाम लेंगे तो हो सकता आवाज नहीं जाएगा या आएगा ना, जरूर आवाज चलो अपने राइट हैंड को थोड़ा यूज करो तो इसके हिसाब से देखिए जरा कैसे आप यूज करें। देखा, there is some basic difference between that and this. use your right hand. पहले देखिए हम क्या बोले, हम आप लोग बोले थे ना ऑनलाइन में, आधा से ज्यादा आदमी है ना राइट की जगह लेफ्ट उठाता। तो एक विपिट अंदर है ना, तो फिंगर्स क्या है, अब वेलोसिटी किधर है? ऊपर, तो थंब ऊपर, तो पाम किधर है? आप ये सीखे थे ना राइट हैंड पाम, ये विपिट की तरफ होगा, ये थंब है ना वेलोसिटी की तरफ होगा तो पाम होगा। तो देखो विपिट अंदर है तो अंदर, वेलोसिटी किधर है? ऊपर, पाम आएगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ का मतलब होगा माइनस आई, ये मैग्नेटिक फोर्स, समझे? ठीक है। तो लग रहा है ऐसा कि एक दो और पे काम कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम उठाए उसको पहले खत्म कर लेते, फिर हम डायरेक्शन पर देख। यहाँ पे हम सिचुएशन इस तरह से बनाए थे आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट में। अभी जैसे हम सिचुएशन आपके सामने क्रिएट किए थे कि हम ये पहले से प्लान थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट में हो। अच्छा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कौन जीरो? F net 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो F net 0 हो जाए। तो बताओ ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? देखिए यही आप गलत होते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट 0, हाँ दोनों बैलेंस। तो फिर चार्ज क्या करे? जिधर चल रहा है तो उधर सीधा चलते जाए,
देखिए मैग्नेटिक फोर्स चाहता है उसको इधर घुमा दे, ये फोर्स लगने का मतलब यही है कि इधर घुमा दो, ठीक है। अभी देखिए ऐसे है ना, फोर्स इधर लग रहा है तो ये मैग्नेटिक फोर्स चाहता है उधर इधर घुमा दे, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहता है कि उसको इधर घुमा दे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो किधर घूमेगा नहीं, सीधा 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 अपना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है। याद रखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ रहता है तो आपको दोनों फोर्सेस के बारे में सोचना, ठीक है। इसमें एक से एक है ना ऑब्जेक्टिव और एकदम बढ़िया क्वेश्चन, इसमें समय लगेगा, हम लोग समय देंगे। तो अगर ऐसा हुआ इस केस में इन दिस गिवन क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है सर? क्रॉस फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेव फील्ड, इसको क्रॉस फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव फील्ड एक दूसरे पे 90 हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम क्रॉस फील्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये हो जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिकम सेम, दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट। देखो जो हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है दोनों चीज? Fe equals to minus Fm लिखने का मतलब क्या है? बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या हमारे लिए चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू होगा 0? नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, देन चार्ज moves with कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना, विदाउट डिविएशन। वैसे हमको ये डिविएशन वर्ड लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए फिजिक्स स्टूडेंट जब आपको कोई बोल दे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट्स। तो ये मेरा एक्स्ट्रा लिखा हुआ लाइन है, नहीं भी लिखते तो भी काम हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिए तो डायरेक्शन बदलेगा नहीं, सीधा चलता जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अब यहां से एक कंडीशन निकालना, कंडीशन फॉर F net equals to 0। अच्छा एक चीज जो पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसके लिए कुछ पूछते हैं, किसी भी वेलोसिटी से फेंक देंगे तो क्या वो सीधा जाएगा? देखिए सुनिएगा, ये फोर्स जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स तो करता है। मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कम वेलोसिटी से फेंकिएगा तो कम फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाएगा, जीत जाएगा और उधर खींच लेगा। बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जीत जाएगा और उसको इधर खींच लेगा। तो एक ही ऐसा वेलोसिटी होगा जिससे अगर आप फेंकिएगा तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्या बोलते हो, सही है? वही मान लीजिए कंडीशन जिससे नेट फोर्स 0 हो, वो वेलोसिटी निकालो जिसके लिए नेट फोर्स 0 हो। बात समझ गए? तो ऐसे केस में करना क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको इक्वेट कर देना। इलेक्ट्रिक फोर्स है QE और मैग्नेटिक फोर्स है BQV sin थीटा। बोलो सही जा रहा है? sin थीटा है, ये दोनों क्यों कर दिया? तो अगर आपको यहाँ से V लिखना है तो क्या आप लिखेंगे E/V sin थीटा। बहुत बढ़िया, E/V sin थीटा को लिख देना। ठीक है, देख लो थीटा का वैल्यू बताओ तो। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी और v के बीच का एंगल 90। तो आप अगर इस फिगर के हिसाब से जा रहे हैं, थीटा अगर आप 90 पुट कर दिए sin थीटा, तो क्या मेरे वेलोसिटी का वैल्यू E/V आ गया? अच्छा, जब आप थीटा 90 लिए मतलब आप sin का मैक्सिमम वैल्यू लिए, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आया क्या वो मिनिमम है? कम से कम अगर आप इतने वेलोसिटी से, कम से कम अगर आप इतने वेलोसिटी से फेंकेंगे थीटा 90 पे, तो चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0। नेट फोर्स का 0 होने का मतलब है वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। सीधा सीधा चलो, कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अभी खत्म नहीं। आप जरा गौर किए कि ये जो नेट वेलोसिटी आया है उसमें चार्ज का कोई कैरेक्टर नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को फेंके, देखिए मान लीजिए ये वेलोसिटी हम सॉल्व कर देते हैं, E का एक डाटा, D का एक डाटा दे दिया, सपोज ये कुछ आ गया 100 मीटर पर सेकंड आ गया,
सेकेंड से तुम इलेक्ट्रॉन को फेंको, कि 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोटॉन को फेंको, कि 100 मीटर पर सेकेंड से अल्फा को फेंको, फर्क नहीं पड़ता, सब सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, केवल ई और बी पे डिपेंड किया है। ठीक है, मतलब आप अगर ई और बी को इस रेशियो में एडजस्ट करते हैं तो इतने वेलोसिटी से चाहे आप किसी भी चार्ज को फेंकिएगा वो सीधा निकलेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज पार्ट। जब आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाएंगे एडिशनल एक्सरसाइज, तो उसका एडिशनल एक्सरसाइज मतलब पूरा तरह से कंपटीशन, उसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसी का है, वो लिखा उसमें ना, एक स्टेटमेंट लिख के तुमको कंफ्यूज कर, वो लिख दिया क्या ना, शो दैट कि दैट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर ऑफ चार्ज। मतलब आप जब इसको निकालिएगा तो कहां कैरेक्टर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ये तो ई और बी पे डिपेंड। ठीक है, नोट करो यहाँ पे, फिर आपको डायरेक्शन में कुछ काम कराता हूं। देखो थोड़ा डायरेक्शन। ठीक है, और वहां से एक और इंपॉर्टेंट लाइन हम आपको बता देना चाहते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म जो अभी आप डिस्कस किए ना, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ये जो आपके सामने एक टर्म दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने एक कंडीशन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, पूरे कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, इसका नाम वेलोसिटी सेलेक्टर इसलिए है ना, क्योंकि अगर आप इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंकिएगा तो अनडिविएटेड निकल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। ये हमारा एक इक्विपमेंट भी है वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसके वर्क करने का प्रिंसिपल है कि अगर आपका ई बाई बी इस रेशियो को फॉलो अप करें तो चार्ज पार्टिकल जिसको आप थ्रो करेंगे ना, याद रखिएगा उसके ऊपर नेट फोर्स का वैल्यू 0। चलो देखो कुछ डायरेक्शन पे बात कर ले, सब कोई तैयार हो डायरेक्शन बताने। डायरेक्शन ऑफ magnetic force on charge पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखते चलो, बताते चलो। मान लो मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z। यहाँ पे रखा गया चार्ज पॉजिटिव है, ये तुम्हारा विपेट का डायरेक्शन है और ये तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन। सोच के बताओ फोर्स किधर है? माइनस z बोल रहे और कुछ सब पे अपना आंसर और नहीं आएगा, अंदर आ अच्छा अंदर कैसे आ, अंदर कैसे आ? तो एक क्वेश्चन में सीख सकता है, बोलो सीखना है क्या? जिसको भी एक क्वेश्चन में सीखना है प्लीज मेरे साथ यहाँ खड़े हो आज ही। चलिए अपने हाथ को प्लांट कीजिए जैसे फिगर। देखो ये थंब बाहर है, वेलोसिटी तो अंदर है। ठीक से अगर आप इसको सिग्नल पे घुमाने होता है, हमको क्या पता, थोड़ा एडजस्ट कर यार, इतना जल्दी क्यों सीख जाएगा? नहीं, थंब को अंदर फिर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इधर खाओगे मेरी तरफ, हाँ अब कर एडजस्ट। देखो सही हाथ किया है, हाँ ये हुआ, हाँ ठीक है एकदम यही है, यही फिगर। पाम किधर आ रहा है? नीचे नीचे, समझा? मैग्नेटिक फोर्स नीचे, समझे? ठीक है, अगला फोर्स, अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको नहीं समझ में आना 2 मिनट दीजिए, देखिए कितना जल्दी जल्दी काम होगा।
नहीं तो आप परेशान रहिएगा हमेशा। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा लिक्विड है और ये तुम्हारा वेलोसिटी। किधर कितने का माइनस एक्स? आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जिनका प्लस एक्स आपको भी पता है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, बात समझ गए? तो आपका बी फील्ड, हाँ तुम्हारा किधर है? मेरा आई नहीं, जेड एक्सिस सबको नहीं आ गया। बोले तो कितना सिंपल सा चीज, डायरेक्शन में मेरा अपनी पड़ जाता आज हाँ बोलो, हाथ में ठीक करो, बी फील्ड की तरफ करो। नहीं वैसे नहीं, बी फील्ड अंदर है ऐसे। हाँ, और थंब ऊपर करो, थंब ऊपर, थंब ऊपर। अरे फिंगर्स को अंदर रखिए और थंब ऊपर रखिए। हाँ ये है ना, तुम्हारा पाम में किधर है? इधर। इधर मतलब नेगेटिव एक्स, लेकिन चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स बोलेगा पॉजिटिव एक्स। नहीं 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 अभी बहुत नहीं, ठीक है सही है ये। मतलब आपको पता चला कि बाकी सारा फिंगर्स अंदर क्यों किया? ये बाकी सारा फिंगर्स आप अंदर कर रहे हैं, हाँ वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिक्विड है, ठीक है। हम ऊपर क्यों? अच्छा हम एक चीज छोड़ो, सुनो ध्यान, सुनो सबको ध्यान। जब हम बोलते हैं बोर्ड के अंदर फिंगर करना है तो ऐसा टेढ़ा ना है, हाँ ऐसे ना क्या, ठीक है ना? थंब को ऊपर करना है, सर ऊपर है। ऐसे कैसे ऊपर होगा? ऊपर है कैसे? कैसे बंद हो? अच्छा बाहर करना, बाहर करना, अगर फिंगर्स को बाहर करना तो ऐसे बाहर का है, ऐसे पूरा बाहर, समझ रहे ना? डायरेक्शन एकदम ऐसे ऐसे इस तरह से डिसाइड। अभी आपको फिर से फिंगर अटैच कर मतलब दिखाना है, देखो आपको कैसे डिफरेंट अंदर है। हाँ मैं देखो, थंब किधर है? ऊपर है। पाम किधर है? लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स, चार्ज है नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए फोर्स है पॉजिटिव है, समझ गए? तो आप लोगों ने नेगेटिव एक्स जो बोल रहे थे इस बार चार्ज मार दिया छक्का। समझने का कोशिश कीजिए, आप एक तरफ ध्यान दीजिएगा, दूसरा गिरा देगा आपका ठीक है, समझे? ध्यान। अगला देंगे तीसरा। अच्छा जब ये वाला समझ जाना तो बताना, इसे हार्ड वाला डायरेक्शन है। ये है लिक्विड, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। फोर्स लग रहा है इधर, बताओ चार्ज का साइन क्या है? हाँ बोले चार्ज का साइन नेगेटिव। चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। हमको नहीं पता, जरूर बताएगा। पॉजिटिव, हाँ सही है। तुम्हारा हाथ जैसे एकदम सही है, उठा पड़ो ना, देख इसका हाथ देखो, क्या बिल्कुल की तरफ बाकी सारा फिंगर्स है? क्या इसका थंब बाहर है? तो पाम लेफ्ट में आ रहा है, फोर्स भी तो लेफ्ट में दिखाया है, तो क्या मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा? समझ गए? जरा देखते हैं आप कितना दिमाग काम कर रहा है। इस बार हम केवल लिखेंगे, हम ऐसे डायरेक्शन में लिखना है। अच्छा इस रूम में बताओ ईस्ट किधर है? सामने। सामने। वेस्ट किधर है? पीछे। नॉर्थ किधर है? लेफ्ट की तरफ, साउथ राइट। तो देखो हमारे पास चार्ज का हम साइन लिख रहे हैं, फिर डिफरेंट का डायरेक्शन लिखेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखेंगे, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना। चार्ज है पॉजिटिव, डिफरेंट है ईस्ट की तरफ और वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ। बोलो फोर्स किधर? वेरी गुड, जिनका भी नीचे आ रहा है वेरी गुड, ठीक है। एक बार बस किससे होता है?
देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है जरूर हमसे बात करके 1 मिनट यहाँ आने का मतलब, अच्छा यहाँ आके सही क्यों हो जाता है, ऐसा बात समझिए। ठीक है, एक तो ये जगह ऐसा है जिसको आप लोग मतलब ऐसे मानिए जिससे है ना खास तरह का किरण निकलते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आप वहां से चल के यहाँ आते हैं ना, दुनिया भर का परेशानी और थकान भूल जाते हैं आप, खाली एक जगह रहता है झटमट्टी करना होगा, नहीं तो इज्जत का कचरा होता है। इस कारण से आप कोई भी चीज 100% अगर दिमाग लगा के कीजिएगा गलत होगा ही। वहां बैठे बैठे क्यों गलत हो जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि उस समय दिमाग में बहुत कुछ चलता है, होगा नहीं। और एज ए टीचर हम लोग का सही क्यों होता है, उसके पीछे वही लॉजिक, सही नहीं हुआ तो इज्जत का कचरा, ठीक है। तो इसलिए अभी देख यहाँ निगेटिव है, यहाँ मान लो नॉर्थ है और ये डाउन है, अब बोलो डाउन, फिंगर डाउन है, थंब डाउन है, अरे घुमा ना हाथ यार उसको, हाँ उसको बोल, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, उधर देखो उसका थंब कहाँ जा रहा तुम्हारा, हाँ ठीक है, तो थंब नीचे कर यार, हाँ वेरी गुड, अच्छे से कर, अच्छे से, हाँ गुड गुड। अभी पाम किधर आ रहा, ईस्ट, चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो आंसर होगा वेस्ट। Now it is positive, देखो अपवर्ड है और साउथ है, वेस्ट सबका आया नहीं आया, फिंगर ऊपर, हाँ अब थंब तो है ही, वेस्ट साउथ वेस्ट, समझ में आया। तो ऐसे ही है, बस आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए ऐसे ही सोचिएगा आराम से, ठीक है। ध्यान से देखो, concept of motion of charged particle in different when particle is projected with velocity perpendicular to different। एक एक वर्ड को दिमाग की गहराई तक जाने दो, पहले तो कंडीशन सोचो कि आप पढ़ने क्या है। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि चार्ज पार्टिकल को हमेशा बिफिड के परपेंडिकुलर ही फेंकेंगे, ये जरूरी नहीं। चार्ज मान लो बिफिड ऐसे है, हम चार्ज पार्टिकल को बिफिड के पैरेलल भी फेंक सकते हैं। अगर हम बिफिड के पैरेलल फेंकेंगे तो इस पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा, एंटी पैरेलल, ठीक है। अब हम 60 डिग्री एंगल पे फेंक सकते हैं, 30 डिग्री एंगल पे फेंक सकते हैं और 90 भी फेंक सकते हैं, ये बिफिड है। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को बिफिड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो आखिर उसका मोशन कैसा होता है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन उसी पे बेस्ट, ठीक है। होगा क्या, मान लो जैसे हमारे पास ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें एक क्रॉस के फॉर्म में बिफिड, क्रॉस बिफिड कहने का मतलब बोर्ड के अंदर या बाहर, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ एक बिफिड, बोर्ड के अंदर की तरफ एक बिफिड, ठीक है। ये बिफिड आप इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ रेस्ट में रखे हैं, बताओ ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, V0 है, फोर्स 0। पिछले दिन अगर आप अपना कॉपी देखिएगा तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि 3 ऐसा कंडीशन होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, चार्ज होगा, लेकिन उस पे लगने वाला फोर्स 0। एक जिसमें आप बिफिड के पैरेलल फेंकते, एक जिसमें आप बिफिड के परपेंडिकुलर, सॉरी एंटी पैरेलल फेंकते, और एक जिसमें वो रेस्ट में रहता,
ठीक है। तो अगर आपके पास एक बी फील्ड है, एक चार्ज है, लेकिन वो रखा हुआ है, ही जीरो है, तो इस पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना है? ठीक है, अभी कहीं नहीं जाएगा, ऐसे रख दूंगा ना, ऐसे ही रहेगा। अब हमको एक्सपेरिमेंट करना, हम आए यहाँ, हम इसको ऐसे है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे हिट करें, जैसे ही हम इसको मारे, ये v वेलोसिटी ये गेन कर लिया। अब बताओ जरा इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन यूज करो, लेफ्ट हैंड। अच्छा सर, हमको लगा ऐसे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपका ये बी फील्ड अंदर है, हम ऊपर है, पाम लेफ्ट की तरफ आएगा, चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा, ये जो लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसी के इन्फ्लुएंस में कहीं एक सेंटर बना लो और उस सेंटर के चारों तरफ इट स्टार्ट शोइंग सर्कुलर मोशन। ये चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इसी पर्टिकुलर सेंटर के चारों तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। हर जगह जो आप पढ़े हैं, हम एक बार आपका पढ़ा हुआ चीज आपको एक बार रिकॉल करा। क्या हम लोग ऐसे पढ़े थे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B होता है। तो क्या हम लोग यहीं से एक कंक्लूजन निकाले थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और B फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को ड्रॉ कीजिएगा, हमेशा याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर, और अगर मैग्नेटिक फोर्स आप परपेंडिकुलर बनाएं तो आप हमेशा देखिएगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा। बोलो सही है? हमेशा आप मैग्नेटिक फोर्स को, आप वेलोसिटी को लिखिएगा v और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ है। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स मोशन के पूरे मोशन के दौरान अगर सेंटर की तरफ है, so it will be acting as a centripetal force, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में दैट चार्ज पार्टिकल शो सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आपको और क्या-क्या चीज सीखना है, यहां देखते हैं। बिकॉज वेलोसिटी परपेंडिकुलर है बी फील्ड पे, थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, तो जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है वो होगा b sin 90, और हमारे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो गया b। ये मैग्नेटिक फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स will act as centripetal force। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन एक तो और चीज है जो एकदम याद रहना, ऑब्जेक्टिव है, एकदम क्लियर हो। बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, तो आप लास्ट ईयर के क्लास का नोट्स देखिएगा ध्यान से कि बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। बोलो सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। क्या आपको याद है कि वर्क होता है 0? क्या आपको याद है कि पावर होता है 0? क्या आपको याद है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 0? क्या आपको ये याद है कि काइनेटिक एनर्जी होता है कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये सब याद है आपको? ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे आपके साथ मोशन के दौरान फिर से हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप स्पीड को कांस्टेंट बोल सकते हैं। आप याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, क्यों बोलते हैं ऐसा नहीं? डायरेक्शन चेंज हो रहा है समय पे, एकदम याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन के बदलाव के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर तुमसे यहाँ हम पूछें कि चलो भाई ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो जरा बताइए कि जो यहाँ पे पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ है सर्कुलर, कहीं पे सर्कल। ठीक है, पाथ followed by charge is circular।
ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। आपको याद है, जरा देखिएगा क्या क्या नेचर आपसे पूछता है। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हम ऐसे फेंक दिया आपके साथ, तो ये जो पाथ फॉलो किया वो कौन सा पाथ था? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो आपको वैसे ही अगर कोई बोल दे कि यहाँ पे ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है ये आर्क कैसा है, तो ये है सर्कुलर, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो अगर वो सर्कल है तो उसका एक रेडियस होगा, सही है। और सर्कल में जब कोई बॉडी घूमे तो रेडियस होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये तीन चीज उसमें जुड़ा रहता है। तो चलिए हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे इसके रेडियस के बारे में, टाइम पीरियड, इन सब के बारे में। यहाँ तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसमें आप रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज कैलकुलेट करें। अगर ये बॉडी, अगर ये चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी में अगर फ्लो कर दिया जाए तो ये एक सर्कुलर पाथ मूव करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या इसके पास v स्पीड है, तो सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर का यार काम कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ का सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ का ये सेंट्रीफ्यूगल दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे केस में आप जैसे ही रेडियस का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ना, आप बस अंदर वाले फोर्स को बाहर से इक्वेट कर दें। कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस आप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फोर्स ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसको आप इक्वेट कर रहे हैं mv स्क्वायर बाई r से, ये हम लोगों का सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। तो आपके पास जो अंदर वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो है bqb, और बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल है mv स्क्वायर बाई r, ये v से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रेडियस का इक्वेशन आया mv बाई bq। जरा सुनना, थोड़ा वेट कर दो नोट करने से, जरा यहाँ देखो। रेडियस आ गया mv बाई bq। वैसे तो हम बोले कि ये फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है, आप कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको परेशान किया है। परेशान क्वेश्चन कैसे करता है, आपको वो mv नहीं देगा, उसके जगह कोई और डाटा देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे देगा, कभी कुछ और एक्स वाई जेड कुछ देगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ये mv का मतलब क्या है, क्या ये mv मोमेंटम को दिखाता है? यस सर। मतलब आप ये भी तो बता सकते हैं ना कि सर ये मोमेंटम बाय bq होगा, अगर मोमेंटम दिया है तो ले लो। अच्छा इसमें जरा देखना, इसमें जरा एक चीज और देखना, आप लोग पहले से पढ़ के रखे होंगे, क्या आपको याद है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। यस सर। तो अगर हमसे कहीं कोई p का वैल्यू पूछ ले मोमेंटम का, तो क्या मोमेंटम के जगह पे √2m काइनेटिक एनर्जी यूज कर लें? हां यस सर। सही है। तो ये चीज अब इस केस में इस केस में अगर आपसे रेडियस का वैल्यू पूछा जाए तो क्या आप लिखेंगे √2m काइनेटिक एनर्जी बाय bq, बोलो सही है। हां तो ये फॉर्मूला लगा दी, बोले सर ऐसा ऐसा कैसे होता है। देखिए हम आपको थोड़ा आपको केमिस्ट्री की तरफ ले चलते, आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े, 3-4 बार पढ़े, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे क्या हुआ कि मेटल के ऊपर रेडिएशन गिरा, रेडिएशन का कुछ हिस्सा है ना इलेक्ट्रॉन निकलने में अपना खर्च कर लिया, जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, सही है। अब मान ले मेटल के ऊपर एक लिक्विड अप्लाई कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, एक लिक्विड अप्लाई है तो लिक्विड उसको घुमा देगा। तो तुमसे पूछे कि देखो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसका बताओ रेडियस, जो सर्कुलर पाथ फॉलो उसका रेडियस, तो आप तो वहां आइंस्टाइन का थ्योरी लगा के काइनेटिक एनर्जी निकालेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को पुट कीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं चार्ज है, उसको यूज कर लीजिए आपका, ठीक है। थोड़ा देखो
तो ये देखो अगर काइनेटिक एनर्जी रहा तो इस तरीके से यूज करना। अभी एक चीज और थोड़ा क्या आ जाओ अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको याद है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो कभी-कभी क्या बोलेगा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन निकला या जो चार्ज पार्टिकल है उसको 50 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो आपको मोमेंटम नहीं दिया, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, इस बार वो पोटेंशियल के फॉर्म में डाटा। तो आपका जहां काइनेटिक एनर्जी है ना वहां रेडियस की जगह पे आप लिखिएगा √2m q into v डिवाइडेड बाय vq। तो डाटा के हिसाब से आपको रेडियस के लिए फॉर्मूला थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट द बेसिक फॉर्मूला इज mv by v, ठीक है। उसके अच्छा चलो देख टाइम पीरियड पे जरा गौर कर लो। टाइम पीरियड बताओ तो कोई भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या उसका टाइम पीरियड एक सर्कल का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगा? देखो जो बोले हैं लिखे समझा, एक सर्कल का डिस्टेंस मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय स्पीड भी। आप बस रेडियस का वैल्यू पुट कर दीजिए, रेडियस का वैल्यू पुट कर दीजिए। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में mv by vq है और यहाँ v से डिवाइड करोगे v भी कट गया। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है सर। इंटरेस्टिंग क्या है सर? 2 पाई by vq तो है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं, मतलब चाहे आप चार्ज पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड से फेंके या 20 मीटर पर सेकंड से फेंके या 200 मीटर पर सेकंड से फेंके, उसका टाइम पीरियड फिक्स है। पता है दिमाग इतना जल्दी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। दिमाग को आप लोग बहुत जल्दी समझा देते इसलिए जल्दी भूल भी जाते। आप सोचिए तो, आप सोचिएगा तो मान लीजिए इसके ऊपर एक इस तरह का बिफिल्ड है, इसके ऊपर एक इस तरह का बिफिल्ड, ठीक। आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां से थ्रो किए, ठीक है। चलिए थ्रो कर दीजिए, बताओ किधर घूम जाएगा, लेफ्ट की राइट? सोच के आंसर देना, हो सकता है हम आधा चीज बोले नहीं। एक चार्ज पार्टिकल को आप फेंकेंगे, कैसे बोल? बिल्कुल। अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ, मान लो पॉजिटिव चार्ज बिफिल्ड है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ घूम, ठीक है। अब जरा सुनना बहुत ध्यान से, एक बार कम वेलोसिटी से फेंके, एक बार ज्यादा वेलोसिटी से फेंके। दो पाथ हम आपके सामने दिखा रहे हैं, बताओ कौन सा कम वेलोसिटी वाला है, कौन सा ज्यादा वेलोसिटी वाला है? नीचे वाला कौन सा कम? क्यों? ज्यादा नेगेट कर रहे हैं, कौन ज्यादा लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए ज्यादा नेगेट करता है। जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, नहीं, ठीक है। जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, v2 ग्रेटर देन v1, समझे? अब चार्ज एक ही है, बिफिल्ड एक ही है, अलग अलग वेलोसिटी से। बताओ एक बार इसके अंदर का टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है, तो t1 और t2 में बड़ा कौन छोटा? दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल। हाँ, बस ऐसे क्वेश्चन रहता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा एक ऑप्शन, देखिए कैसे देगा, बोलेगा R1, अगर बोल दिया कि भाई V1 से बड़ा है V2, बोल दिया, फिर नीचे ऑप्शन देगा, बोलेगा R1 ग्रेटर देन R2, T1 ग्रेटर देन T2, फिर आपका दूसरा ऑप्शन देगा R1 लेस देन R2, T1 ग्रेटर देन T2, समझ रहे हो ना? ऑप्शन दिया सही, देखिए सही कौन सा? सही कौन सा? कि R2 ग्रेटर देन R1 बट T1 इक्वल्स टू T2, बोलो सही है? ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। आपको समय पे ऐसे समझना, क्लियर? तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो कहां-कहां आपको ध्यान रखना चाहिए? आपका रेडियस डिपेंड करा वेलोसिटी पे, आपका रेडियस डिपेंड किया है, ध्यान रखना, m by q पे, अकेले m पे नहीं, अकेले q पे नहीं, अकेले m पे नहीं, अकेले q पे नहीं, m by q पे, m by q पे,
इसका रेसिप्रोकल Q by M कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। Q by M अगर कहीं है ना, देखो यहाँ M by Q है इसलिए बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। Q by M कहीं रहता है तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। हम अलग से लिख देते Q by M कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। अभी देखिए हम आपसे जैसे पूछते थोड़ा देखिए बहुत ध्यान से, इंटरेस्टिंग, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा तीनों है। जरा गौर करना सब कोई, एक डिफरेंट अंदर तीनों को सेम वेलोसिटी से फेंका गया, सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये बात 1 है 2 है 3 है, बताओ कौन 3 इलेक्ट्रॉन, तुरंत पता चल जाएगा माइनस है। ठीक है, ये समझ गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पॉजिटिव पे लेफ्ट फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उधर फोर्स लगेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप फंस गए, 3 इलेक्ट्रॉन है, चलिए बता दें। अब प्रोटॉन और अल्फा में आप बताइए कौन, इस बार भी सबका सही। सेकंड वाला देखिए जो भी बोलिए ना एक तथ्य के साथ। हाँ, तथ्य तो है ना। तथ्य क्या है? सर तथ्य ये है कि वो मास पे डिपेंड करता है। चार्ज पे नहीं, हाँ? चार्ज पे नहीं, तथ्य अधूरा है। हाँ? प्रोटॉन 2, ऐसा क्यों? चार्ज में होगा तो रेडियस मास नहीं है। आप कहाँ फंसते हैं, हम आपको वही फंसा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सेटर वही करेगा। हम आपको शुरुआत में बोल दिया अकेले मास या अकेले चार्ज देके आंसर है ना। आपको m by q सोचना, m by q सोचो। आप जब m by q करेंगे तो m by q में इलेक्ट्रॉन का मास बेहद कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन का बात क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो पता चलता है। प्रोटॉन और अल्फा पकड़ते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा करते हैं और थोड़ा सा जगह खोल लेते हैं। चलिए नहीं यहीं पर खोलती है, और प्रोटॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन का मास हमको याद रखना है m by q, प्रोटॉन का मास m, चार्ज मान लो प्लस e, ओके। अल्फा का मास आपको पता है 4m और चार्ज पता है 2e। अच्छा, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? हीलियम नहीं, हीलियम प्लस 2 आयन, हीलियम प्लस 2 आयन अल्फा होता है। तो हीलियम का मास 4mu, मतलब प्रोटॉन के मास का 4 गुना, और चार्ज प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस। अब बताओ m by q किसका बड़ा? अल्फा का, तो उसका रेडियस बड़ा। आप अकेले मास या अकेले चार्ज से डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 हो गया अल्फा और 1 हो गया प्रोटॉन। दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप आधा अधूरा नॉलेज रखिएगा, फंस जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर वैसे ही सोचेगा कि हाँ इसको तो यहाँ फंसा देना, ठीक है। आप नोट कीजिए। Calculation for deviation in path of charge particle due to fluid। पहले प्रॉपर फिगर के साथ इस कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके बाद क्या क्वेश्चन। चलो अब देखो, यहाँ जरा ध्यान लगाओ। कोई मान लो जैसे हमारे पास ये एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन इस बार नहीं है, पतला सा ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है।
जिसमें चार्ज पार्टिकल इस तरीके से ऐसे, सॉरी ये डिफरेंट का अपना डायरेक्शन, ये डिफरेंट का अपना डायरेक्शन है, ये डिफरेंट। मान लो इस रीजन का एक अपना थिकनेस है टी थिकनेस। अब सोचिए कि अगर आप इस रीजन में किसी एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ v वेलोसिटी से फेंकिएगा, बताइए रीजन के बाहर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे रीजन के अंदर इंटर करेगा उसको झटका लगेगा, उसको झटका लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का। बताओ वो मैग्नेटिक फोर्स किधर काम करेगा? यूज योर राइट, सिंपल। बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर काम कर रहा है? इस पे मैग्नेटिक, जैसे ये इंटर करा मैग्नेटिक फोर्स किधर काम कर रहा है? ऊपर, ऊपर नहीं आएगा। देखो एडजस्ट, हाथ को एडजस्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसे करो अच्छे से, और वेलोसिटी उधर है तो थंब को ठीक से करो। हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड। तो पाम किधर है? तो ऊपर आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स जिधर लगेगा उधर ही कहीं सेंटर होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स से सेंटीमीटर, तो सेंटर उधर। अब आप इसको सेंटर पकड़ के अगर आप इसको गोल गोल घुमाने लगेगा तो जहां बी फील्ड खत्म होगा वहां से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। अरे बी फील्ड भरपूर रहता तो पूरा गोल घूम जाते, ठीक है, लेकिन बी फील्ड कम है तो जहां खत्म होगा वहां से तो टेंजेंट निकलेगी, क्योंकि उसके बाद तो फोर्स लगेगा नहीं। तो जहां पहुंचेंगे वहां से टेंजेंट निकलेंगे। क्या सेम स्पीड से निकलेंगे? क्या सेम स्पीड से निकलेंगे? जितना से इंटर किया कनेक्टर मतलब क्या तो पहले जितना स्पीड था उतना से निकलेगा। हां बिल्कुल सही, जितना से इंटर किया था उसी स्पीड से निकलेगा। स्पीड तो कांस्टेंट, वेलोसिटी बदला वो अलग बात, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट। अब देखो हुआ क्या, ये जो हम तुमसे पाथ बोल दें कि देखो भाई यहां से यहां तक का जो पाथ है वो कैसा है, तो ये पाथ कैसा है? देखिए पूरा गोल बन जाता है तो गोल बोलना आसान है, लेकिन जब कुछ पोर्शन होगा तो आपको समझना होगा कि ये सर्कल है कि पैराबोला है कि ये क्या है। तो ये क्या है? सर्कल है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब आप समझ रहे हैं कि वो क्यों लिखा जा रहा था कि सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। अरे भाई पूरा गोल बन जाएगा तो आप बोल दीजिएगा सर्कल, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन जब इस तरह का पोर्शन अभी आपको बोलना पड़ेगा ना कि ये पैराबोला है, ये सही है, सर्कल है, तो सर्कल, ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर यहाँ, सर्कल जिसका सेंटर यहाँ है। अब यहाँ से इसको वो ऐसे मिला दिए तो क्या ये रेडियस और ये भी रेडियस रहा, यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो फिर देखो क्या ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना। सुनना, दो तरह का डिविएशन होता है, ऊपर लिखे डिविएशन, दो तरह का डिविएशन होता है, एक होता है लैटरल डिविएशन और एक होता है एंगुलर डिविएशन। मतलब जिस चार्ज को इस रास्ते से जाते 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 यहां से निकलना चाहिए था वो यहां की जगह यहां पहुंच गया, इसको कहते हैं लैटरल डिविएशन, इसको कहते हैं लैटरल डिविएशन। और जो मेरा वेलोसिटी सीधा था वो निकलते निकलते कुछ थीटा एंगल पे हो गया, तो ये जो थीटा वो कहलाता है एंगुलर डिविएशन। एंगुलर डिविएशन मतलब थीटा और लैटरल डिविएशन मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। दोनों निकालना सीखे, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। आप इसको ऐसे मिला लीजिए भाई, पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए, ये सी हो गया, इस पॉइंट को ए कह दो, बी नहीं लिखते हैं, सी हो गया, यहाँ डी लिखो, बी इसलिए नहीं लिखो, डी फील्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जरा सुनना समझना, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा होगा? अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ तक ये r है? तो क्या ये मेरा लैटरल डिविएशन r माइनस r cos थीटा है? तो पहला चीज लैटरल डिविएशन मतलब एक और d के बाद एक पॉइंट यहां लिख देते हैं e, दैट इज d which is equals to r minus r cos theta। सबको क्लियर है ना? सर रेडियस कैसे निकालेंगे, इतना भरा पड़ा है, कोई ना कोई डाटा होगा वहां से निकालेंगे। सर थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा के लिए देखो हमेशा इस ट्रायंगल पे रिलाई करो
और इलाई क्या करो, अभी देख लो फॉर्मूला है क्या। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप sin थीटा लिखेंगे तो आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे sin थीटा लिखिएगा तो परपेंडिकुलर में थिकनेस आएगा और हाइपोटेनस में रेडियस आएगा। बोलो सही है? ठीक है, देखो जब आप sin थीटा लिखेंगे ना तो ये जो परपेंडिकुलर है वो थिकनेस ऑफ द फील्ड है और जो हाइपोटेनस है वो रेडियस है। तो t दिया रहेगा, रेडियस आप निकाल सकते हैं, वहां से आप sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा मिल गया तो एंगुलर डिविएशन कितना है? एंगुलर डिविएशन का मतलब वो थीटा। क्या आप बोल सकते हैं sin इनवर्स t बाय r? तो एंगुलर डिविएशन बोला तो sin इनवर्स t बाय r। लैटरल डिविएशन बोला तो sin थीटा से cos थीटा निकालो और cos थीटा को वहां पुट करो तो मिलेगा लैटरल। अब तुमसे क्या क्वेश्चन होगा समझ। देखो ये बुलेट फायर किए, बुलेट फायर किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बुलेट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, जैसे यहां से लेके यहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसका विड्थ दे दिया 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया सपोज 0.2 टेस्ला भी फील्ड दे दिया। बोला कि जब बुलेट इसमें इंटर किया तो जब वो बाहर निकलेगा तो बताओ वो अपने पाथ से कितना लैटरल डिविएशन शो करेगा। तो तुमको वेलोसिटी दे दिया बुलेट का मास चार्ज जो देना होगा दे देगा। आपको पहले निकालना होगा sin थीटा, sin थीटा से cos थीटा, cos थीटा से r माइनस r cos थीटा। r कैसे निकालेंगे? उसी डाटा को यूज करके उधर जो भी डाटा है उधर से रेडियस फाइंड आउट। समझ में आ रहा? तो ऐसे क्वेश्चन होगा। अच्छा ये था क्वेश्चन क्या कि यहां से अगर हमारा जाएगा तो हम कैसे निकालें। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हम, अगर तुम्हारे सामने पता नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ अगर हम इसको फेंके, देखना वहां रीजन पर जा सकते तो इवी तो हमने पाथ से डिवाइड किया ना, हम यहाँ से फेंके थे तो ऐसा सीधा तो नहीं गया, वहां से आगे ऐसे ऐसे डिप कर गया, मतलब ये इसका लैटरल डिविएशन और इधर चला गया तो जो एंगल बना हुआ एंगुलर डिविएशन। क्या इसको किसी फार्मूला से निकाल लोगे? क्यों नहीं? नहीं निकले आप ही सब बोलते हैं निकाल लोगे। अरे यार जो आप मोशन अभी देखे वो प्रोजेक्टाइल है, पाथ पैराबोलिक, और जो आप मैग्नेटिज्म वाला कॉन्सेप्ट देखे वो पाथ सर्कुलर। यहाँ पैराबोला नहीं लग सकता तो वहां सर्कल नहीं लग सकता। समझ लो? उस तरह का न्यूमेरिकल भी हम आपको याद दिला देते हैं। देखिएगा आप ही में से कोई यही पूछा, देखो देखो वो कितना याद रहता है, इसलिए हम ज्यादा परेशान नहीं रहते। देख क्या जी हमको आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आप हमसे पूछे हैं कि कैपेसिटर के अपोजिट प्लेट्स के बीच ऊपर से नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे थ्रो करते हैं, अगर वो चार्ज मान लो नेगेटिव है -2 है विद सम वेलोसिटी v, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है। याद है? अच्छा ये न्यूमेरिकल और ये एक है क्या? नहीं है। याद रखना यहाँ का ये जो पाथ है वो पैराबोला है, यहाँ का ये जो पाथ है वो पैराबोला है और यहाँ का ये जो पाथ है वो सर्कुलर। तो दोनों एक मेथड से नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी एक मेथड लगा ले। अभी आप फिर आपने कारण क्या है पता है? अच्छा अगर ये गैप बहुत कम रहे, बहुत पतला, तो पैराबोला होगा कि सर्कल ज्यादा फर्क नहीं। बड़ा होगा तब जाके आपको फर्क पड़ेगा कि सर्कल है तो अलग आंसर आ जाएगा, पैराबोला है तो अलग आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर छोटा है जैसे 2 मीटर, बड़ा है 20 सेंटीमीटर दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा वो गोली को कि मेरा पास सर्कुलर है कि पैराबोला, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रिक है सब न्यूमेरिकल बनाने का, आप लोग को सिखा के भेजेंगे कि नहीं देखो वहां लगाना सर्कुलर, यहाँ लगाना पैराबोला। अब तुम हमको क्वेश्चन देगा, हम वहां से इसको बना देंगे इसको, तो आप भी परेशान हो। देखिए होता क्या है, डाटा रीड कीजिए, डाटा बड़ा है तो नियम कानून से चलिए, डाटा छोटा है ट्रिक है जिससे आसानी से मिले उसे बना दो। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक आज। नेक्स्ट स्टेज से आगे इतना नोट कर लो तुम लोग।
हाँ